हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंदवंश के पश्चात मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह वीडियो लाया हूँ। वीडियो के अंत में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ तस्वीरें दिखाई हैं और कहानी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को पूरी तरह से विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसके पश्चात वीडियो के अंत में मैंने बिंदुसार और चाणक्य के बारे में एक स्टोरी बताई, क्योंकि जब बिंदुसार राजा बना था तब उसने चाणक्य से महामात्र की पदवी छीन ली थी और उसे अपने दरबार से निष्कासित भी कर दिया था। तो इस तरह से वीडियो को अंत तक देखें और कुछ रोचक इतिहास के बारे में जानें। मैं इसी तरह से समय समय पर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने से पहले हम लोग चंद्रगुप्त के कुछ पिछले दिनों के बारे में जान लेते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद के बीच में जो संघर्ष चला था उसके बारे में जान लेंगे। हुआ क्या था कि जो अंतिम शासक नंदवंश का जो अंतिम शासक धनानंद था वो अत्यंत क्रूर था, वो प्रजा में अप्रिय राजा था। तो इस तरह से वह अन्य ऐसी चीजें करता था जिससे प्रजा उसको पसंद नहीं करती थी। ऐसा ही उसने एक कृत्य किया कि उसने एक चाणक्य नाम के पंडित को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। तो उसने कसम खा ली कि जब तक वह नंदों का विनाश नहीं कर देगा वह अपनी चोटी नहीं बांधेगा। तो उसने क्या किया, एक छोटे से लड़के की प्रतिभा देखकर उसको प्रशिक्षण दिया और उसके पश्चात उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, जो कि आगे चलकर धनानंद से युद्ध करके उसका साम्राज्य नष्ट कर देता है और खुद मगध पर सत्ता चलाता है यहाँ पर। तो अब हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंदवंश पर धनानंद का शासक था। यहाँ पर मगध महाजनपद पर नंदवंश के धनानंद का शासक था। हुआ क्या कि नंदवंश का जो अंतिम शासक धनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हरा दिया और खुद मगध पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अब नए तरीके से शासन शुरू कर दिया था और अंत में यह एक बड़ा साम्राज्य बना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की और खुद राजा बन गया। इसके पश्चात उसने अपना प्रधानमंत्री अपने गुरु चाणक्य को नियुक्त कर लिया। कहा जाता है कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो उस समय पाटलिपुत्र थी। इसका पुराना नाम कुसुमपुर भी था। अब आइए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की एक तस्वीर देखेंगे, जो कि बिरला मंदिर दिल्ली में स्थित है। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बना एक शैल चित्र है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि भारत सम्राट महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का कितना महत्व था। भारत का एक बड़ा सा साम्राज्य बनाने में इनका सबसे ज्यादा महत्व था। इन्होंने सिकंदर महान के गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। आगे हम लोग जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। अब हम लोग सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन परिचय है उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो इनका जन्म हुआ वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। इनकी माता का नाम मुरा था। इनके पिता का नाम सूर्यगुप्त था, परंतु इनका पिता है जो विवादित मामला है। ब्राह्मणों का कहना है कि इनके पिता नंदवंश के जो संस्थापक महापद्म नंद थे वो हैं, परंतु जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि इनके पिता सूर्यगुप्त मौर्य थे, जो कि आधुनिक गोरखपुर वाले इलाके में यहाँ पर क्षत्रिय जाति निवास करती थी, इसी कबीले से ये थे। तो यह थोड़ा विवादित मामला है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। पहली थी हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इसके पश्चात दूसरी थी दुर्धरा जो थी यह बिंदुसार की मां थी। इसके पश्चात इसकी एक संतान थी जिसका नाम था बिंदुसार। 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। इसने अंत समय में जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु से दीक्षा लेकर ये श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि आधुनिक समय में कर्नाटक में स्थित है।
चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध का जो राजा था वह धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस मगध का राजा बिंदुसार मौर्य बना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था या दुर्धरा से जन्मा था। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में देख लें तो यहाँ पर दो गुरु इनके मिलते हैं। पहला है चाणक्य, जो कि इनके बचपन के गुरु थे और चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन किया था। इसके पश्चात अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से भद्रबाहु भी इनके एक तरह से गुरु हुए। इनकी मृत्यु हुई 298 BC में इनकी मृत्यु हुई कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। हुआ क्या है कि एक समय अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु ने इनसे कहा, यदि आपको अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बचाना है तो आप मेरे साथ श्रवणबेलगोला चलिए, वहां पर जाकर आप पूजा अर्चना करेंगे जिससे यह अकाल टल सकता है। तो इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक के बेलगोला चले गए, श्रवणबेलगोला। वहां पर इन्होंने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए 298 BC में। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 BC से लेकर 298 BC तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है यह प्रथम राष्ट्रीय राजा है, नेशनल किंग है यह। इसकी जाति पर विवादित मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शूद्र था एवं कुछ लोग कहते हैं यह क्षत्रिय था। ब्राह्मणों की पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। कहा गया है कि गोरखपुर के निचले इलाके में यहाँ पर मौर्य करके एक कबीला था, वहां से ये बिलोंग करते हैं। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो मुरा नामक स्त्री से हुआ था, जो कि धनानंद की दासी थी, मतलब यह नंदों के रनवास में रहती थी। और कहा जाता है कि जो महापद्म नंद था वो इनका पिता था। कुछ अन्य तथ्य बताते हैं कि इन्हें पीपल वन में एक मयूर पालकों के सरदार के कबीले से चाणक्य के द्वारा खरीदा गया था एवं इसे प्रशिक्षण देकर धनानंद के खिलाफ चाणक्य ने लड़ाया था। आगे हम लोग यह देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से विस्तार कर लिया था। देखिए इस मैप के माध्यम से देखिए कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत पर मगध वंश का कितना अधिकार हो गया था। यह पूरा जो ब्लू वाला एरिया है यहाँ पर पूरा मौर्य वंश का स्थापित हो गया था। मौर्य वंश का जो वर्चस्व स्थापित हो गया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में मगध का जो शासन था संभाला था और अंत में इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया था। विष्णु पुराण एवं मुद्रा राक्षस व अन्य ब्राह्मणों के अनुसार चंद्रगुप्त को महापद्म नंद एवं मुरा का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में इनको देखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण भी किया था, जो कि धनानंद के समय में किया था। परंतु पोरस के युद्ध के साथ ही वह लौट गया था, क्योंकि उसकी जो सेना थी वह लगातार 10 वर्षों से युद्ध कर रही थी, तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। तो इस तरह से वह लौट गया था। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सीरिया का राजा बना। सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जो राज्य की सीमाएं थी वो आपस में जुड़ती थी। इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद हुआ, युद्ध हुआ, और दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो अंत में विजय चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से हार गया और अंत में संधि के रूप में उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगस्थनीज नामक एक यूनानी दूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में नियुक्त कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने उसे पूर्वी अफगान, बलूचिस्तान एवं सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका था वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दिए थे, इस बात का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में संधि हो गई और इस प्रकार से एक अत्यंत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह सफल हुआ। देखिए इस मैप में
कि जो पूरा ये ब्लू वाला इलाका है, यहाँ पर पूरा जो अधिकार था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था। एक लेखक हुए हैं, यूनानी लेखक है पिलानी नाम से, तो इनके अनुसार पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी इसमें 6 लाख पैदल सिपाही शामिल थे एवं 30,000 घुड़सवार भी शामिल थे, और इसके साथ साथ 9,000 हाथी जो थे, शाही हाथी, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना में रखता था। इसके साथ में दूसरे स्रोतों से यह भी पता चलता है कि यहाँ पर 8,000 अश्वचालित रथ भी मिलते हैं इनके जो सेना थी उनके साथ में। और यह भी पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पास नौसेना थी, मतलब जलीय सेना भी थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर सबसे बड़े लेवल पर यहाँ पर 5 भागों में उसको बांटा था। इसने भारत पर प्रथम बार केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की थी और उसने प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था। अब आइए जानते हैं कि इसने किस किस बड़े जनपदों को 5 राज्यों में मिलाया था। तो पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह आधुनिक समय में पाकिस्तान के पंजाब वाला इलाका है, गंधार वाला इलाका है। इसके पश्चात दक्षिणापथ एक बनाया इसने राज्य, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी बनाई। इसके पश्चात इन्होंने अवंती राष्ट्र बनाया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। केंद्रीय प्रांत के रूप में अपना जो इनका राज्य था मगध वाला इलाका, वो केंद्रीय प्रांत के रूप में इन्होंने बनाया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। इसके पश्चात 5वां जो राज्य था कलिंग बनाया। कलिंग की राजधानी है तोशली, जो कि आधुनिक समय में उड़ीसा वाला इलाका है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला इलाका है कलिंग। इसके पश्चात अब हम लोग जानेंगे, जैसे कि उत्तरापथ था, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग था। इन चारों राज्यों में इन्होंने गवर्नर नियुक्त नहीं किए थे, गवर्नर नियुक्त किए थे, परंतु जो केंद्रीय प्रांत था यहाँ पर कोई भी गवर्नर नियुक्त नहीं किया था। यहाँ का जो शासन था वह मौर्य वंश का जो राजा होता था वही देखता था। जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन चलाया जाता था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में 5-5 सदस्यों वाली 6 परिषदें भी नियुक्त की जाती थी। इनका जो मुख्य कार्य था वो था विकास करना, यहाँ की सुरक्षा बनाए रखना, अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाए रखना, साफ सफाई करना। जैसे कि आज के समय में जो नगर पालिकाएं जो काम करती हैं वही काम उस समय 6 परिषदें के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। ये परिषदें जो थी वो पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। उस समय जो अवंती राष्ट्र था वहां पर जो गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने गुजरात के काठियावाड़ वाला जो इलाका है वहां पर इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्राचीन समय में सिंचाई के लिए बनी सबसे पहली झील है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ उत्तराधिकारी जो हुए हैं, जैसे कि अशोक हुआ है एवं गुप्त वंश के अन्य राजा हुए हैं, स्कंदगुप्त वगैरह, इन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार भी कराया है, इसको मरम्मत भी कराई है। यहाँ पर अशोक ने, रुद्रदामन प्रथम ने और गुप्त वंश के राजाओं ने। तो इस तरह से इसका जो जिक्र है वो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है कि जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि यहाँ पर जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, जो कि अवंती राष्ट्र पर गवर्नर नियुक्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद अब हम लोग चाणक्य के बारे में जानेंगे। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम था। इनका चाणक्य नाम इनके पिता के नाम के अनुसार पड़ा, जो कि इनके पिता का नाम चणक था तो इनका नाम चाणक्य पड़ गया। इनके जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था। इसके पश्चात इनका नाम कौटिल्य भी है। कौटिल्य नाम इनका इस तरह से पड़ा कि कहा जाता है कि जो इनकी बुद्धि है वह बहुत कुटिल थी, तो इस तरह से इनका कुटिल से कौटिल्य नाम पड़ गया। इन्होंने इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में महामत्त की उपाधि धारण की, मतलब कि पीएम, प्रधानमंत्री की पोस्ट यहाँ पर मौर्य वंश में इन्होंने ली। मौर्य वंश की स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त मौर्य के समय इन्होंने महामत्त की उपाधि धारण की। ये अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक
प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है जो कि राजनीति से संबंधित है। इसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार उसने अपने हाथ में कर लिए थे। उसका कथन है कि प्रजा में दुख है तो उसका दुख राजा का भी दुख है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा उसके पुत्र बिंदुसार के समय में भी इसने महामात्र की पदवी धारण कर रखी थी। परंतु जब बिंदुसार को यह पता चला कि उसकी मां दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य के जो पीएम हैं चाणक्य के द्वारा जब मरवा दिया जाता है तो यह बात जानकर बिंदुसार ने उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया था। कहा जाता है कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के खिलाफ तैयार कर रहा था तो उस समय उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देता था ताकि उसका जो शरीर है वह जहर को बर्दाश्त करने लगे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य रोज जहर खाता था। यह बात खुद चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता थी। तो जहर खाकर खाने में थोड़ा जहर खाता था रोज, तो उसका जो शरीर था वो जहर खाने का आदी हो गया था, उस पर जहर का कोई असर नहीं होता था। यह कार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसको दुश्मनों से बचाने के लिए किया था कि किसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जहर ना खिला के मार दिया जाए। तो इस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देता था। यह बात खुद चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता थी। एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा एक साथ भोजन कर रहे थे तो दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य का झूठा भोजन कर लिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को जो जहर का असर होता नहीं था, लेकिन दुर्धरा के शरीर में जहर जाते ही उसकी हालत जो थी वो बिगड़ने लगी। उस समय उसके गर्भ में मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार पल रहा था। जहर के कारण दुर्धरा के गर्भ में पल रहे पुत्र बिंदुसार के शरीर में कुछ रिएक्शंस हो गए, जहर की वजह से रिएक्शंस हो गए। इस वजह से इस पुत्र का नाम बिंदुसार पड़ा, क्योंकि इसके जो शरीर में छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु थे, तो इस बिंदुओं की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। जब दुर्धरा ने जहर खा लिया उसके पश्चात उसकी स्थिति गंभीर हो गई तो चाणक्य को बुलाया गया। तो कहा जाता है कि चाणक्य ने यहाँ पर दुर्धरा के पेट को चीरकर बिंदुसार को निकलवाया था और दुर्धरा की इस वजह से मृत्यु हो गई थी। जब यह घटना बिंदुसार को पता चली तो उसने चाणक्य को अपने राज्य से निकाल दिया था। कहा जाता है कि उसने महामात्र के पद से हटाकर उसने अपने राज्य से निकाल लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि यह एक ऐसा राजा हुआ है इसने अपने अंग रक्षिकाएं भी रखी, मतलब लेडीज सोल्जर भी इसने रखी। इसकी जो सेना थी वो चतुरंगिणी सेना थी, मतलब कि इसमें पैदल सिपाही, हाथी सेना, बैलगाड़ी, घुड़सवार सैनिक शामिल थे। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जो कि सीरिया का राजा था। हारने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो था इसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे और बदले में उसने मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में तैनात किया था। अब बात करेंगे मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह भारत आया था। इसने एक प्रसिद्ध बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इसने अपनी इंडिका पुस्तक में उस समय भारत में चल रही 7 जातियों का विवरण दिया है। उसने यह विभाजन उनके कर्मों अथवा कार्यों के आधार पर किया है, ना कि उनकी जन्मजात के अनुसार पर। तो इस तरह से इसने लिखा कि उस समय जाति प्रथा नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जाति प्रथा नहीं थी। यहाँ पर कर्मों के आधार पर जातियों को बांटा गया था। कहा जाता है कि दास जो थे उनको पुत्रों की तरह रखा जाता था। जैसे कि जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, वह अपने दासों को पुत्रों की तरह उनसे व्यवहार करता था। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो था जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि अकाल से बचने के समय
ये जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, जहां पर चंद्रगुप्त ने 298 बीसी में इन्होंने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक एक जैन ग्रंथ भी लिखा है, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। इसके पश्चात बिंदुसार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ प्रसिद्ध तस्वीरें। पहले में है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रवणबेलगोला में जैन भिक्षु रहते हैं। यहाँ पर एक गोमतेश्वर की मूर्ति है। यहाँ पर 30 दिन इसको दुग्ध से नहलाया जाता है कर्नाटक राज्य में। दूसरी तस्वीर में जो कर्नाटक में जो ब्लू वाला जो एरिया है, यहाँ पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान है। यहाँ पर गोमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जिसके तहत इनको 30 दिनों तक दुग्ध के द्वारा 24 घंटे नहलाया जाता है। 30 दिनों तक यहीं पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके पश्चात यह देखो गोमतेश्वर की मूर्ति है। यह देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो यह व्हाइट वाली मूर्ति है, यह गोमतेश्वर की मूर्ति है। इसके पश्चात अब हम आप लोगों को दिखाएंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य एवं भद्रबाहु दोनों लोग दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए थे, तो उस समय एक शिलालेख लिखवाया गया। यह शिलालेख श्रवणबेलगोला में स्थित है। यहाँ पर जैन गुरु भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन को दर्शाता है। इसमें इन दोनों के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से पता चलता है कि ये दोनों लोग कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर इन दोनों ने अपने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके पश्चात अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारियों पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया, तो उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। इसके पश्चात अशोक आया, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के 2 पुत्र कुणाल एवं संप्रति थे। कुणाल को इसने साउथ का जो एरिया था वहां पर दे दिया था शासन चलाने के लिए अशोक ने। इसके पश्चात संप्रति को इसने नॉर्थ वाला एरिया दे दिया था, जो कि मगध वाला एरिया था, इसने संप्रति को दे दिया था। इसके पश्चात अशोक का एक पौत्र हुआ दशरथ मौर्य करके, उसने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम है बैद्रथ। अगले वीडियो में हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में जानेंगे। मैं इसी तरह से इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस प्रतिदिन लाता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो नए शासक हुए हैं बिंदुसार एवं अशोक के बारे में जिक्र करूंगा। उनके बारे में पूरा विवरण बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।